हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ना स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग किन टॉपिकों को पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन को डिस्कस करेंगे, अनसैचुरेटेड में हम एल्कीन और एल्काइन को डिस्कस करेंगे, और एरोमेटिक में हम बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे हाइड्रोकार्बन में कवर करना होता है। और हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट किया था हम लोगों ने एल्केन से। हम लोग एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको कुछ मेथड्स बताए थे। मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने आपको सेबेथियर सैंडरसन रिडक्शन के बारे में भी बताया था। उसके बाद हम लोगों ने हेलो एल्केन से कैसे एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। करस्पॉन्डिंग एल्केन्स में हम जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। कुछ और भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। और अगर हमें कार्बन को डबल करना हो, सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन करना हो, तो हम वुड्स रिएक्शन लगाते हैं। वुड्स की क्या लिमिटेशंस वगैरह हैं वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं। कोरियाहो सिंथेसिस और फ्रैंकलिन रिएक्शंस से भी मैंने एल्केन कैसे बनाई जाती है इसको बताया था। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने ये वीडियोस को प्रॉपर देखा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। तो ये था हेलो एल्केन से एल्केन बनाने का मेथड्स। उसके बाद हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना सीखा था। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के लिए हमने करस्पॉन्डिंग एल्केन्स बनाई थी, जिसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस HI लिया था। उसके बाद अगर हमें कार्बन को घटाना होता है तो हम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। एक कार्बन कम हो जाता है और इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के एक्वस सोल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कैथोड्स पर रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें हमें एल्केन मिलती है और साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में थोड़ी बहुत हम लोगों को एल्कीन का भी फॉर्मेशंस होता हुआ दिखता है, इवन एस्टर्स का भी फॉर्मेशंस होता हुआ दिखता है। तो ये क्यों कैसे बनते हैं, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि इसका जब हम मैकेनिज़्म लिखते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने वेरियस प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये हो गया था हमारा कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। बच्चों, आज हम लोग एल्केन बनाने के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत टॉपिक हैं, उनको सीख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक अच्छे इंटरेस्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट की, जिसका नाम है रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। बच्चों, ये जो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो एल्कोहल एल्केन में बदल जाते हैं, एल्डिहाइड एल्केन में बदल जाते हैं, कीटोन एल्केन में बदल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन में बदल जाते हैं, इवन हेलो एल्केन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, मगर हाँ, जो बच्चे इनिशियल बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये लगेगा कि यार ये बढ़िया है, एक ही रिड्यूसिंग एजेंट याद करना है और कई सारे वे में हम रिडक्शन कर सकते हैं। एल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इवन हेलो एल्केन से भी एल्केन का फॉर्मेशन हम रेड फास्फोरस HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के कर सकते हैं। देखो, रेड फास्फोरस और HI के साथ बेसिकली क्या चीज़ रहती है उसको आप यहाँ समझो। बच्चों, ये जो फास्फोरस है ये HI के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन करने पे हम लोगों को मिलता है 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ये मिलता है, प्लस नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं। और इस नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से, ये जो कॉम्बिनेशन है रेड फास्फोरस और HI का, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जब ये H मिलते हैं तो ये एल्कोहल को, एल्डिहाइड कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। देखो, फटाफट आप इस रिएक्शन को समझना। आप इस रिएक्शन को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इसको लिखने का तरीका कुछ लोग इस तरह यूज़ करते हैं, ROH। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल यूज़ किया, इसकी रिएक्शन कराई किससे, 2 मोल्स ऑफ HI से,
HI सिंपली एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये कन्वर्ट कर देता है एल्केन में और H2O अलग हो जाता है और I2 अलग मिलता है। इस तरह से रिएक्शंस होती हुई दिखती है। मगर ये जो I2 है ये एल्केन से फिर रिएक्शन करके क्या बना देता है, एल्किल आयोडाइड, जो कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं एल्केन बन जाए। तो ये I2 दोबारा से रिएक्शन ना कर पाए, इसलिए हम इस I2 को कंज्यूम करते हैं और I2 को कंज्यूम करने के लिए हम फास्फोरस मिलाते हैं। तो फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन से क्या बन जाता है, PI3 बन जाता है। कुछ इस तरह की प्लानिंग हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो लिखा है द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड दैट मीन्स एल्कोहल एंड कीटोन, इनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्केन। करस्पॉन्डिंग एल्केन हमको मिलती है। देखो एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई, रेड फास्फोरस HI से, तो हम लोगों को क्या मिल गया, एल्केन। ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हमने रेड फास्फोरस HI से, रिएक्शन मिल गया एल्केन। बच्चों देखो HI के साथ रिएक्शन करा के क्या बना रहे हैं, I2। HI के साथ रिएक्शन करा के क्या बना रहे हैं, I2। तो आप I2 बना लो, कार्बोक्सिल, ये देखो कीटोन है, HI के साथ रिएक्शन करा के क्या बना रहे हैं, I2। देखो एल्केन तो बन ही रही है, एल्केन के साथ में H2O और I2 भी बन रहा है। देखो इस तरह से एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई तो एल्केन बन गई, H2O और I2 बन रहा है। एल्डिहाइड में भी एल्केन तो बनती ही है, साथ में H2O और I2 बनता है। कीटोन में एल्केन तो बनती ही है, साथ में H2O और I2 भी बनता है। ये तो हो गया मेन रिएक्शन। ठीक है। यहाँ देखो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन करके एल्केन H2O और I2 बनाता है। अब आगे देखो लिखा हुआ है इन द अबव रिएक्शन I2 इज फॉर्म विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड मे बी रिड्यूस एल्केन एंड फॉर्म एल्किल हैलाइड। मैंने आपको बताया था ये जो I2 है इस एल्केन के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, एल्किल आयोडाइड बना सकता है। सो रेड फास्फोरस इज एडेड, इसलिए लाल फास्फोरस को ऐड करते हैं इन द रिएक्शन टू रिमूव I2 को रिमूव करते हैं फ्रॉम इन द रिएक्शन। किस तरह से, देखो ये जो एल्केन बन गई थी इसके साथ I2 रिएक्शन करता और क्या बना देता, एल्किल आयोडाइड, जो कि हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने I2 को कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कैसे किया, रेड फास्फोरस मिला के, रेड फास्फोरस I2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, 2PI3। तो ये जो आयोडीन है ये फ्री नहीं रहती है, ये कंज्यूम हो जाती है और केवल हम लोगों को एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है, एल्केन का मिलता है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास टारगेट है एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है तो केवल HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ ना करें, HI के साथ आप रेड P मिलाएं। इसलिए हम बोलते हैं रेड फास्फोरस और HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन में I2 बनती ज़रूर है मगर वो रेड P के साथ रिएक्शन करके PI3 में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आपको केवल और केवल एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ये थी रेड फास्फोरस और HI से एल्केन बनाने का मेथड। बच्चों अब हमारे पास एक और मेथड है एल्डिहाइड से और कीटोन से एल्केन बनाने का। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जिंक एमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस क्लीमेंशन रिडक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं। हम सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन्स का तो रिडक्शन नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इस रिएक्शन का यूज़ तो कीटोन के लिए किया जाता है, मगर हम फिर भी आपको बता रहे हैं कि एल्डिहाइड पे भी इसको अप्लाई करते हैं। मगर सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन का रिडक्शन क्लीमेंशन से नहीं करा पाते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जो क्लीमेंशन अपचेन है, क्लीमेंशन अपचेन या जिसको हम क्लीमेंशन मेथड कहते हैं, क्लीमेंशन मेथड है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, जिंक एमेल्गम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बच्चों याद रखना, जिंक एमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। क्लीमेंशन रिडक्शन की हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने एक कीटोन लिया, इस कीटोन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन से। ये नेसेंट हाइड्रोजन आता कहाँ से है, तो कहोगे सर रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जिंक एमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जब रिड्यूसिंग एजेंट से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा तो वो हाइड्रोजन इस कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा और साथ में क्या मिलेगा, H2। तो इस तरह से आप देखोगे कि एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है
और इस रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या इस्तेमाल होता है, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। तो देखो बच्चों लिखा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हो तो एल्डिहाइड कीटोन कोई भी सकते हैं, बट मेनली यहाँ यूज़ किया जाता है प्रेफरेबली कीटोन्स में ऑल्सो बी रिड्यूस विद जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, देखो ये कीटोन है, इसका 4H के साथ रिडक्शन कराया। 4H आया कहाँ से, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, ये आपको मिल गया कीटोन में। ये आपके पास एग्जाम्पल है एसीटोन का, जिसमें रिडक्शन कराया जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, आपको क्या मिल गया, प्रोपेन। ध्यान रखना है ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों। लिमिटेशंस में आपको याद रखना चाहिए कि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कुछ इस तरह का है जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो हम क्लीमेंशन रिडक्शन का यूज़ नहीं कर पाते हैं बच्चों। चूँकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी तुरंत बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अभी हम लोग इस रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे, तब हम काफ़ी डिटेल में इस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप याद कर लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उससे हमें एल्केन बनानी है। एल्केन बनाने के लिए अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं तो एल्केन तो बन जाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। याद रखना है ये ज़्यादातर कीटोन्स के लिए प्रेफर किया जाता है, और ऐसे कीटोन्स ऐसा नहीं है एल्डिहाइड से रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट आता है बट यील्ड कम प्राप्त होती है, इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ रिएक्शन कीटोन पर लगाते हैं। दूसरी चीज़ जिसमें एसिड सेंसिटिव, देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखा है ना, एसिड है इस रिएक्शन में, तो जिस रिएक्शन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहते हैं, आप कोई पूछे एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या रहता है, तो एल्कोहल को हम एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहते हैं। तो अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पर मौजूद रहते हैं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन तो वो है ही, साथ में उसमें एक्स्ट्रा OH मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तब वहाँ पर हम क्लीमेंशन रिडक्शन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों इसके बारे में डिटेल में बात आगे करी जाएगी, बट फिलहाल क्लीमेंशन क्या होता है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस लिमिटेशंस को अभी आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्लीमेंशन के बाद अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन्स का फॉर्मेशन। बच्चों सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सीखो, RMgX, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी डिस्कवरी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने करी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। एक अकेले कंपाउंड से कई सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो RMgX को या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। बच्चों यहाँ पर R की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, हमने फिलहाल लिखा मैग्नीशियम Mg। अब X की वैल्यू रखने के लिए तो आयोडीन भी रख सकते हो, क्लोरीन भी रख सकते हो, ब्रोमीन भी रख सकते हो, बट आपको रखनी चाहिए आयोडीन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये ज़्यादा बेहतर या कहें तो ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस ग्रिग्नार्ड से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड का हम लोगों को यूज़ करना है। आप यूज़ करने के लिए ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हो, मींस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश करना कि अगर आपके पास चॉइस हो तो एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाओ आप। उसके बाद बनाने के लिए तो एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड भी बना सकते हो। तो ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। ध्यान से समझना, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो अगर कोई पूछे एक्टिव हाइड्रोजन क्या है, तो आप बोलोगे जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। हम आपसे पूछें क्या मीथेन में एक्टिव हाइड्रोजन है, तो बोलोगे मीथेन में हाइड्रोजन तो है मगर वो कार्बन से अटैच हैं, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो मीथेन में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होते हैं। हमने क्या पूछा, H2O में एक्टिव हाइड्रोजन है, बोलोगे हाँ, ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव है क्योंकि O से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव है क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ है। हमने आपसे पूछा चलो बताओ एसिटिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, आपने कहा 3 और 1 4,
हमने आपसे पूछा कितने हाइड्रोजन एक्टिव हैं, तो आपने बोला ये एक अकेला एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ है, मगर बाकी के ये जो 3 हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये वाले एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है? एक्टिव है। हमने आपसे पूछा क्या अमोनिया में एक्टिव हाइड्रोजन है? आपने कहा हाँ, 3 हाइड्रोजन है जो कि N से जुड़े हुए हैं, N इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है। हमने आपसे पूछा कि एथिल अल्कोहल, इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो आपने कहा 1 ये और 5 ये, 6 हाइड्रोजन है, मगर ये वाले पांचों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हैं इसलिए एक्टिव नहीं है, और ये वाला हाइड्रोजन O से अटैच है, मीन्स एक्टिव हाइड्रोजन है। हमने आपसे पूछा डाई मेथिल ईथर, क्या इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है? तो आपने कहा 3 हाइड्रोजन है, ये C से अटैच है, 3 हाइड्रोजन है, ये C से अटैच है, O से अटैच नहीं है, O से बॉन्ड C बना रहा है, H नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और 6 के 6 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों हमको याद क्या रखना है? हमको याद ये रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे RMgX है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से। तो ऐसा करने से हमको क्या मिल जाता है? एल्केन। क्या मिल जाता है? एल्केन। और साथ में क्या मिल जाता है? MgOHX, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड कहते हैं। ये हमको क्या मिल गया? एल्केन। ज़रूरी नहीं है आप एल्कोहल जल का यूज़ करो, आप चाहते तो आप अमोनिया का यूज़ कर सकते थे। अमोनिया ये है, अमोनिया का फॉर्मूला ये लिख दिया हमने। इसकी रिएक्शन किससे करा देते? RMgX से। देखो एल्केन बन जाता और आपको एल्केन के साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलता? मैग्नीशियम एमिनो हैलाइड, ये बन जाता। ज़रूरी नहीं है आप एमीन का यूज़ करते, आप एल्कोहल का यूज़ कर सकते थे। बच्चों देखो ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं, तो ये RH एल्केन तो बन जाता, एल्केन तो बन जाता साथ में क्या बनता? मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड। तो इस तरह से बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि एल्केन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है अगर हम ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से। तो all those compound which has hydrogen which is attached to the electronegative atom is called active hydrogen, and such active hydrogen compound when react with Grignard reagent they form alkane corresponding to Grignard reagent। means Grignard में जितना R होता है वही RH में alkane में कन्वर्ट होता है। इस तरह से Grignard से अगर कोई पूछे कि alkane का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आपको याद रखना है कि Grignard की रिएजेंट वाटर अकेले से नहीं, Grignard की रिएक्शन आप जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड हैं उन सब से कराओगे तो सब में आपको एल्केन्स की फॉर्मेशंस होती हुई दिखेगी। तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन थी। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने ग्रिग्नार्ड में कार्बन थे उतने ही कार्बन की अगर एल्केन बनानी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करना पड़ेगा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से। जैसे देखो ये ग्रिग्नार्ड है, इसकी रिएक्शन H2O से करा रहे हैं, तो ये R और ये H ये कंबाइन करके बनाएगा RH और साथ में बनेगा MgOHX। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अल्कोहल से कराओ, ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट एमीन से कराओ, तो आपको दोनों ही केस में क्या बनता दिख रहा है? एल्केन। इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन को पता करने में करते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं। अब कैसे पता किया जाता है इसका डिटेल मेथड आपको कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, बट फिलहाल आपको याद रखना चाहिए कि इस डिटेल मेथड को हम ज़ेरेवनॉफ मेथड बोलते हैं। और ज़ेरेवनॉफ मेथड जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या पता करने के लिए किया जाता है। लिखा है दिस रिएक्शन इज़ यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड्स, दिस इज़ नोन एज ज़ेरेवनॉफ मेथड। तो याद रखना ज़ेरेवनॉफ मेथड जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं इसका पता लगाने के लिए यूज़ होता है, और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं और उसकी रिएक्शन हम कंपाउंड से कराते हैं। तो जितने एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उतने मोल्स ग्रिग्नार्ड का कंजम्पशन हो जाएगा, और कंजम्पशन के बाद हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन उसमें पाए जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराएं, देखो ग्रिग्नार्ड है, इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराएं तो R और R' आपस में जुड़ करके एक बड़ी एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब अगर हमें हायर एल्केन बनानी है ग्रिग्नार्ड से तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हमें हेलो एल्केन से करानी होगी,
तो हमें हायर एल्केन्स का फॉर्मेशंस होता हुआ दिखेगा। ये मेथड भी आपको आना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड से एल्केन बनाने के बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। बच्चों ये मेथड आपको याद होने चाहिए ये है कार्बाइड से। तो बच्चों ध्यान से समझना, जो हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे रहता है ना। लिथियम यहाँ बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ पर सिलिकॉन, ऐसा रहता है। लिथियम का डायगोनल रिलेशन होता है मैग्नीशियम से, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन होता है एल्यूमिनियम से, और इस तरह से डायगोनल रिलेशन या विकर्ण संबंध आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो बिहेवियर मैग्नीशियम शो करता है उसी तरह का बिहेवियर लिथियम भी शो करता है, या जो बिहेवियर एल्यूमिनियम शो करता है वही बिहेवियर जो आपका बेरिलियम है वो भी शो करता है। तो बच्चों याद रखना है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड Al2C3 इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं तो वाटर के साथ रिएक्शन होती है और आपको मिलता है मीथेन। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, मीथेन बनाने का ये मेथड है, आपको मिलता है मीथेन। तो मीथेन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, H2O से। एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मीथेन मिलता है। तो आप बताओ एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप किससे है, बेरिलियम से। तो बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Be2C। अगर Be2C की रिएक्शन हम कराएंगे H2O से तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा मीथेन और साथ में मिलेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी जो है 2 होती है, इसलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है BeOH का होल ट्वाइस, और इस तरह का प्रोडक्शन होता है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन मिलता है, बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मीथेन मिलता है। बच्चों यहाँ एक चीज़ आपको और सीखनी चाहिए कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं H2O से तो आपको मिलता है एसेटिलीन। ध्यान से समझना बच्चों, एसेटिलीन मिलता है और साथ में मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। एक और होता है Mg2C3 जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड। अगर हम मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो हमको मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलता है प्रोपाइन। ध्यान से समझना बच्चों, क्या मिलता है, प्रोपाइन। और प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। तो बच्चों याद रखना है आपको क्या याद रखना है, चारों याद रखना है, आपको चारों याद रखना है। एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड से मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन और मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो बच्चों ये सारे जो मेथड्स हैं ये एल्केन के बनाने के मेथड्स हैं और हमें लगता है कि इन मेथड्स में आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों हम लोग ने एल्केन्स के बनाने के मेथड्स पूरे देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, देन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज़ है कि जो शुरुआती हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब एल्केन होते हैं, 1 कार्बन से 4 कार्बन तक, वो गैस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 13 दैट मीन्स कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक लिक्विड होते हैं, और उसके बाद उसके आगे के जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, वॉन्डरवॉल बॉल कम लगेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो कम लगेगा, इस वजह से वो दूर दूर रहेंगे और वो गैसियस स्टेट में मिलेंगे। जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने से, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उनके बीच में लगने वाला वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अगर और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कार्बन बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक वेट और ज़्यादा हो जाता है, साइज़ भी और बिगर हो जाता है और लगने वाला वॉन्डरवॉल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तीनों स्टेट में मिलते हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। आपको पता भी होगा जो क्रूड ऑयल होता है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, उसमें आपकी नेचुरल गैस भी रहती है जिसमें आप मीथेन ज़्यादातर निकालते हो, ठीक है। उसी मीथेन को आप CNG में यूज़ करते हो, तो आप लोग कहते हैं कि CNG का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, तो आप बोलते हो मीथेन। LNG का भी मेन कंपोनेंट क्या है, वो है मीथेन।
इवन गोबर गैस का भी मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे मीथेन। कोल माइंस में जो एक्सप्लोजन होता है उसका भी रीज़न क्या होता है, मीथेन। तो ये मीथेन जो है वो आपको पता है एक ग्रीन हाउस गैस होती है मीथेन। तो इस मीथेन के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिक्सचर है वो हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स में भरते हैं, जिसमें स्मेल के लिए, उसके लीकेज का पता लगाने के लिए हम उसमें एथिल मरकप्टन मिलाते हैं। तो ये सब गैसियस स्टेट की हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर चाहे वो सीएनजी हो, एलएनजी हो, आपके पास एलपीजी हो, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। जैसे ही हम 4 कार्बन से ऊपर जाते हैं, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, तो इनके बेहतर एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। ये सब लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो केरोसिन हो या फिर डीजल हो। और उसके बाद जब हम पैराफिन वैक्स की तरफ जाते हैं, तो नाम ही है पैराफिन वैक्स, मतलब ऐसा वैक्स जो पैराफिन से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बना हुआ है। तो वैक्स जो है वो अकेला पैराफिन से नहीं बनता है। वैक्स बनाने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं। वैक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में कि कार्नोवा वैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ताड़ से भी वैक्स बनता है, मधुमक्खी से भी वैक्स बनता है। मधुमक्खी मतलब वैक्स का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से वैक्स कई तरह के होते हैं, बट यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है पैराफिन वैक्स की। वो सॉलिड स्टेट में होता है। पैराफिन मीन्स हाइड्रोकार्बन का वो मिक्सचर होता है, और वो हाइड्रोकार्बन्स हायर कार्बन वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तभी तो वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो हायर कार्बन्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपने देखे कहाँ हैं। तो जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आपके पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। पैराफिन वैक्स भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है। तो ये सारे आपकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में 2 बातें याद रखो। 2 बातें याद रखो। नंबर 1 कि अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एल्केन है जिसमें कार्बन 4 हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा C4H10, ठीक है। 5 कार्बन है तो C5H12, 6 कार्बन है तो C6H14, 7 कार्बन है तो C7H16, 8 कार्बन है तो C8H18। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब बच्चों जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ेंगे, 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए, 6 से 7 हुए, 7 से 8 हुए, जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ेंगे, कार्बन्स बढ़ने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होगा? उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो पहली बात तो याद रखनी है कि जैसे जैसे एल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सेकंड का। सेकंड से ज़्यादा किसका होगा? थर्ड का। थर्ड से ज़्यादा किसका होगा? फोर्थ का। और फोर्थ से ज़्यादा किसका होगा? फिफ्थ का। तो ये 1 2 3 4 5 हैं। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, देखो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, तो आप देखो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होता गया। 200 हुआ, फिर 350 हुआ, 500 हुआ, और फिर 650 हुआ। इस तरह से हमारा जो केल्विन में टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। कोई पूछे क्यों बढ़ता जाता है, तो आप बोलोगे जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लगने वाला वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कार्बन का एल्केन है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C5H12। अब हमने इससे बनाया CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। आप बताओ इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। हमने इसी फॉर्मूले से एक स्ट्रक्चर और बनाया, CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3। आपसे पूछा इसका नाम बताओ, तो आपने कह दिया सर इसका नाम है आइसोपेंटेन। हमने कहा एक और एल्केन बना सकते हो। देखो एक और एल्केन हम लोग बना सकते हैं। एक और एल्केन क्या बन सकती है? हम लोग बना सकते हैं CH3, CH3,
CH3, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। तो आप बताओ, इन तीनों फॉर्मूलों को देखो, यह है A, यह है B और यह है C। इन तीनों को थोड़ा सा नोटिस करो, तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मगर अंतर क्या है? इसमें सीधी चेन है, इसमें साइड चेन एक है, इसमें साइड चेन दो है। तो जैसे जैसे हमारी एल्केन में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ब्रांचिंग का मतलब साइड चेन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इसका जो साइज है वो कॉम्पैक्ट होता जाता है। देखो देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये देखो, यहाँ पर 5 कार्बन की एल्केन थी, इसका साइज सीधा सीधा था, लंबा सा था। जैसे जैसे एक साइड चेन आई, इसका आकार देखो थोड़ा सा गोल हो गया, देखो थोड़ा सा गोल हो गया आकार। और जैसे 2 साइड चेन आ गई, देखो इसका आकार थोड़ा सा और गोल हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कार्बन में जैसे ब्रांचिंग ज़्यादा होती जाती है, किसी भी एल्केन में ब्रांच कम है, मतलब सीधी एल्केन है, तो उसका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो लगने वाला वॉन डेर वाल फोर्स क्या होगा? ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो साइज कैसा होता जाता है? छोटा। जब साइज छोटा हो जाएगा तो लगने वाला वॉन डेर वाल बल क्या लगेगा? कम। और जब वॉन डेर वाल फोर्स कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ए का, फिर किसका होगा? बी का, और सबसे कम किसका होगा? सी का। मतलब नॉर्मल का ज़्यादा होगा, आइसो का उससे कम होगा, और नियो का उससे भी कम होगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जैसे जैसे एल्केन में ब्रांचिंग होती जाती है, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, साइड चेन्स बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे उसका साइज कॉम्पैक्ट होता जाता है, और कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपको एक फैक्ट याद करना पड़ेगा। 2 फैक्ट हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स में रिलेटेड। जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीज़न, कार्बन बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट्स बदलता हुआ दिखता है। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या है कि अगर सीधी चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है। जैसे जैसे एल्केन्स में साइड चेन्स बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, उसका साइज़ कैसा होता है? गोल होता जाता है, कॉम्पैक्ट होता जाता है, लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहें तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। ये सारी बातें इस ग्राफ में समझाई गई हैं, लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर। Among the isomeric alkanes, the branched chain isomer have relatively low boiling points. जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन। जो सीधी चेन है उस आइसोमर की तुलना में जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ग्रेटर द ब्रांचिंग ऑफ चेन लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये इस वजह से होता है दैट ब्रांचिंग ऑफ द चेन मेक्स द मॉलिक्यूल मोर कॉम्पैक्ट। जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी मॉलिक्यूल उतना कॉम्पैक्ट होता जाएगा, गोल होता जाएगा, एंड ब्रिंग्स इट क्लोज टू अ स्फीयर, और गोलाकार होने लगता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्स डिक्रीजेज, इसलिए मैग्नीट्यूड उसका वो वॉन डेर वाल फोर्स का घट जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये सारी बातें एल्केन्स को लेकर के थी, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट में बड़े इंटरेस्टिंग बढ़िया चीज़ है। आप मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले 2 बातें जल्दी जल्दी सीख लो, ठीक है? देखो, एक एल्केन है जिसमें हमारे पास कार्बन है 5, दूसरी है जिसमें है 7, तीसरी एल्केन है जिसमें है 9, चौथी एल्केन में है 10, फिर है 15। ये हमारे पास कुछ एल्केन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैंने लिखे हुए हैं। केवल क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है। बच्चों ध्यान से समझना, केवल नंबर ऑफ कार्बन हमने लिखे हुए हैं 5, 7, 9, 10, 12, 15 जो भी है। अब जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उसे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। दैट मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप बताओ सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो आप बोलोगे 5 वाले का। 5 से ज़्यादा किसका होगा? बोलोगे 7 वाले का। 7 से ज़्यादा किसका होगा? बोलोगे 9 वाले का। 9 से ज़्यादा किसका होगा? बोलोगे 10 वाले का। 10 से ज़्यादा किसका होगा? तो बोलोगे 15 वाले का। तो आप कहोगे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है एल्केन में, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है? कार्बन बढ़ने से
साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही रहता, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास ये एक एल्केन मैंने ऐसे बना दी, ऐसे एल्केन बना दी। अब आप बताओ इस एल्केन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो बच्चों, इसमें जो किनारा है, एंड है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। मतलब अगर हम 8 कार्बन की एल्केन बनाएं तो एक किनारा नीचे, एक किनारा ऊपर। अगर हम 6 कार्बन की एल्केन बनाएं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एल्केन बनाएं तो एक किनारा नीचे, एक किनारा ऊपर। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अगर हमने मान लो 5 कार्बन की एल्केन बनाई तो 5 कार्बन की एल्केन कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5। ये देखो दोनों किनारे कहाँ पर है? नीचे हैं। 7 कार्बन की बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम 7 कार्बन की बनाएंगे तो दोनों किनारे कहाँ हैं? नीचे। तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। तो जो ऑड नंबर की एल्केन्स होती हैं, ऑड कार्बन वाली एल्केन्स होती हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज तो होता है मगर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। मगर जब हम इवन नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो वहाँ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरा तीसरे में फिट बैठ जाता है। इनमें अरेंजमेंट या कहें तो पैकिंग जो है वो प्रॉपर पैकिंग होती है, जिसकी वजह से इवन में ग्रोथ ज़्यादा दिखती है, ऑड में ग्रोथ कम दिखती है। देखो आप इसको ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो, जैसे 2 मिनट के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, मान लो 6 कार्बन से शुरुआत करी। 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन और ये 12 कार्बन। हमने 12 कार्बन तक एल्केन को दिखाया। अब बताओ ये हमारा क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखो 6 का ज़्यादा है, कुछ तो होगा 6 का, 7 का ज़्यादा होगा। तो आप बताओ 6 कैसा था? इवन। 7 कैसा है? ऑड। तो बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। मगर जब हम 7 से 8 में जाएंगे तो ये वृद्धि क्या होगी? ज़्यादा। फिर 8 से 9 में जाएंगे तो वृद्धि कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। इस तरह से रहेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम सम संख्या से, इवन नंबर से ऑड नंबर में जाते हैं तो इंक्रीज तो होता है मगर वो इंक्रीज क्या होता है? कम। मगर जैसे ही हम ऑड से इवन में जाते हैं, ऑड से इवन में जाते हैं तो ये वृद्धि ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ये ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर ऑड से इवन से ऑड में आते हैं तो वृद्धि तो होती है मगर कम। फिर ऑड से इवन में जाते हैं तो वृद्धि होती है ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जब हम इवन से ऑड में आते हैं तो आपको बताया ना, इवन में क्या होता है? एंड जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। तो इनके बीच में मॉलिक्यूल की जो पैकिंग होती है वो कॉम्पैक्ट होती है इवन में। तो इवन वाले केस में वृद्धि ज़्यादा देखने के लिए मिलती है क्योंकि मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उन्हें तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली जो एल्केन्स होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ऑड से ज़्यादा होते हैं। अब ऑड से ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हो ना? 6 का कंपैरिजन 7 से करेंगे तो नो डाउट 7 में कार्बन तो ज़्यादा है तो 7 का ज़्यादा होगा मगर 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मगर 7 से जब 8 में जाएंगे तो कार्बन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, साथ ही साथ इवन हो गया ना तो मेल्टिंग पॉइंट में कुछ ज़्यादा ही वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो इवन से ऑड में वृद्धि कम, ऑड से इवन में वृद्धि ज़्यादा, फिर इवन से ऑड में वृद्धि कम और ऑड से इवन में वृद्धि ज़्यादा। इस तरह का ग्राफ आपको बनता हुआ दिखता है, ये मेल्टिंग पॉइंट का है। तो बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट के 2 केस हैं। एक तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। दूसरा, अब कार्बन में कार्बन है कितने? सम है, इवन है, ऑड है। अगर हम ऑड से इवन में जाएंगे तो वृद्धि ज़्यादा होगी और इवन से ऑड में आएंगे तो वृद्धि तो होगी अगर कार्बन बढ़ रहा है तो, मगर वो वृद्धि उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इंक्रीज उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। मैंने
जो समझाने वाला पार्ट था वो आपको बता दिया है, और ये ग्राफ में वो सारी चीज़ें क्लियर दिख भी रही हैं। देखो यहाँ देखो 3 कार्बन का कुछ था, फिर आगे बढ़े हम लोग, मान लो 6 कार्बन पर जो भी हो, देखो पहले वृद्धि हुई, फिर थोड़ा कम वृद्धि हुई, फिर ज़्यादा वृद्धि हुई, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। इस तरह का ग्राफ बनता हुआ दिखता है। और वो ग्राफ में चेंजेस कहाँ दिखेंगे आप मैन्युअली मेरे इस ग्राफ से समझ सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा क्यों होता है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, पढ़ लीजिएगा उसे। अब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद 2 छोटे छोटे पार्ट और हैं। एक का नाम है सॉल्युबिलिटी। आप सभी को पता है कि ये नॉन पोलर होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में तो सॉल्युबल होते ही नहीं है। खुद से मिला के देखो, पेट्रोल को पानी में मिलाओ और मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं मिक्स होता है? क्योंकि पेट्रोल कैसा है, नॉन पोलर, और पानी कैसा है, पोलर। तो पेट्रोल और पानी डिजोल्व नहीं होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। जिस तरह का सॉल्वेंट होता है उसी तरह का कंपाउंड उसमें मिक्स होता है। अगर पोलर कंपाउंड्स है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड्स है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। देखो लिखा है इन कीपिंग विद द पॉपुलर रूल लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी प्रकृति में जाता है। हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बिकॉज दे आर प्रीडोमिनेटली नॉन पोलर इन नेचर। ये ज़्यादातर नॉन पोलर नेचर में होते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब बात करें डेंसिटी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है। मगर डेंसिटी बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये नहीं है कि डेंसिटी बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी, मगर आगे चल करके डेंसिटी 0.8 पर कांस्टेंट हो जाती है। मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उन सब की डेंसिटी 1 से कम होती है। 1 होती है वाटर की, वाटर से कम होती है। मतलब जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं। अगर हम वाटर में हाइड्रोकार्बन डालेंगे तो वो तैरते रहेंगे। क्यों तैरते रहेंगे? क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। कार्बन बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती जरूर है, मगर कब तक बढ़ती है? 0.8 तक। 0.8 के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट। जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, बट बिकम कांस्टेंट एट अबाउट 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस मीन्स ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। ये सब वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये डेंसिटी के बारे में है, आपको याद रखना चाहिए। बच्चों ये हो गए हमारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। बच्चों आपको जैसा कि पता है कि एल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें हमने पैराफिन्स भी बोला था। बट रिएक्शंस एल्केन्स की थोड़ी बहुत हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जो आपको आनी चाहिए। तो एल्केन्स की कुछ रिएक्शंस होती हैं। चूँकि एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन को तो शो नहीं करते हैं, ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो। एक कोई कंपाउंड है उसमें से एक ग्रुप हट जाए, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आ जाए, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो जो एल्केन्स हैं वो बेसिकली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। या कहें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हैलोजिनेशन। और बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पर होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और सनलाइट और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल के थ्रू ये सब्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एल्केन्स होती हैं वो मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है बट थ्रू फ्री रेडिकल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एल्केन्स होती हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती हैं। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो मेन रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी होती है उसका नाम है हैलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होती है तो वो 3 स्टेप में होती है। पहले फ्री रेडिकल बनेगा जिसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। फ्री रेडिकल्स में कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। और लास्ट में जब फ्री रेडिकल ख़त्म होने वाले होते हैं तो वो आपस में जुड़ जुड़ा करके एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। मतलब जितनी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस में 3 स्टेप्स कॉमन है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हुई दिखती है। तो आपको बच्चों याद क्या रखना है
कि जो एल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, दैट मीन्स वो रिएक्शन नॉर्मली नहीं करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में उनमें रिएक्शंस देखने के लिए मिलती हैं। और ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ग्रुप हटता है, दूसरा ग्रुप आता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ जो एल्केन है वो कौन सी रिएक्शन शो करती हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो 3 स्टेप्स में ज़्यादातर प्रोसेस होती हुई दिखती हैं। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। पहले फ्री रेडिकल बनता है, फिर उस फ्री रेडिकल से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हुए नए फ्री रेडिकल्स क्रिएट्स होते हैं और एट लास्ट वो फ्री रेडिकल्स एक दूसरे से जुड़ करके कंप्लीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो इस तरह से 3 स्टेप्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखने के लिए मिलते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो बहुत सारी हैं, बट यहाँ हमें एल्केन की जिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है उसका नाम है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन बच्चों जो रिएक्शन है उसमें अगर हम क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। ब्रोमीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो बोलेंगे ब्रोमिनेशन। और आयोडीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो बोलेंगे आयोडीनेशन। फ्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में अगर एल्केन से कराते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एक्सट्रीम इसमें एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। इसलिए फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन को हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है, हमें हेलोजिनेशन में केवल 3 ही हेलोजिनेशन पढ़ने होते हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन भी फास्ट होता है और क्लोरीनेशन में एल्केन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक एक करके सारे एच हट जाते हैं और हमें पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं। ब्रोमिनेशन कंपैरेटिवली स्लो होता है और आयोडीनेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इवन रिवर्सिबल भी होता है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI। ठीक है, तो रिवर्सिबल होने की वजह से जो आयोडीनेशन है वो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3, HNO3, HgO इन सब की प्रेजेंस में कराते हैं। तो आइए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग हेलोजिनेशंस को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन, इसमें हमने सबसे पहले बात करी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक एल्केन ली मीथेन, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें एक H हट गया और हमको क्या मिला? क्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्लोरीन एक्सेस में रहती है, तो ये क्लोरीन फिर रिएक्शन करती है, फिर एक और H हटता है और हमको मिलता है डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन की एक्सेस है तो क्लोरीन फिर रिएक्शन करेगी, फिर HCl हटेगा, अब आपको मिलेगा ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हो। और अगर इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से कराएं, अगर क्लोरीन की एक्सेस हो तो एक HCl और हटेगा और आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर क्लोरीन कम है, मीथेन ज़्यादा है, तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा? क्लोरोमीथेन। बच्चों ध्यान रखना, क्लोरीन ज़्यादा है तो क्लोरीन रिएक्शन करती जाएगी, सारे H हटा देगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। और अगर क्लोरीन कम है, एल्केन ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, क्लोरीन खत्म हो जाएगा। तो अगर क्लोरीन कम है तो क्लोरोमीथेन मेन प्रोडक्ट है, और क्लोरीन ज़्यादा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और अगर क्लोरीन और मीथेन में किसी को ज़्यादा नहीं लिया जाता है, सबको मिक्स करके लिया जाता है, तो हमें मिक्सचर ऑफ क्लोरो कंपाउंड्स मिलते हैं। ये क्लोरीनेशन है, ये फास्ट रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये रिएक्शन होती है। और ध्यान रखना सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लोरीनेशन के बाद बात करें ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन की बात करें तो अगर हम मीथेन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को मिलता है ब्रोमोमीथेन। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है और रिएक्शन रुक जाती है, स्लो होती है। ये रिएक्शन स्लो स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होती है और रिएक्शन रुक जाती है। मगर जब हम बात करते हैं आयोडीनेशन की, आयोडीनेशन की बात हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मीथेन की रिएक्शन जब हमारी I2 से होती है तो ये रिएक्शन में
CH3I और HI बनता है, ये HI होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये फिर से इस एल्किल आयोडाइड को बदल देता है किसमें, एल्केन में। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से हम लोगों को एल्किल आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि एल्किल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में मिले तो हमें HI को कंज्यूम करना पड़ेगा, और HI को कंज्यूम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं जिसका नाम होता है HiO3। HiO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब हम HiO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं या HiO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो HI है ये कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होने के बाद 3 मोल्स ऑफ H2O बनेगा और 3 मोल्स ऑफ I2 बनेगा। मतलब ये जो HI है ये कंज्यूम होकर के I2 बना लेता है, जिससे ये इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ली-जेटरल प्रिंसिपल, और हमें एल्किल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल है, स्लो है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 की जगह पर आप HNO3 का भी यूज़ कर सकते हो, आप HGO का भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं। इनकी जगह पर इसका भी यूज़ करोगे तो ये कंपाउंड भी इस HI को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, I2 में, और I2 में कन्वर्ट करने से ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही थी वो नहीं हो पाती है, HI का कंजम्पशन हो जाता है और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से एल्किल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स। तो बच्चों हमने हेलोजिनेशंस को पूरी तरह से डिस्कस किया। ध्यान रखना है इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें लगता है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बच्चों स्पीड इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें अकेली एल्केन नहीं पढ़नी है, एल्केन के बाद एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है, और हमारे पास क्लासेस केवल 6 क्लासेस हैं जिसमें दूसरी क्लासेस हमारी चल रही है। तो हमारे पास टाइम स्लॉट्स में थोड़ी सी कमी है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं पा रहे हैं, वरना एक एक रिएक्शंस पर बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपका पूरा दिमाग खुल जाता कि कैसे चीज़ों को सीखा जाता है। अब हम केवल उतना ही रिकॉल करा सकते हैं, उतना ही रिवीजन करा सकते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस होने लगें और बाकी आप लोगों को पढ़ना होगा। हम आपको हिंट करते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, किताब पढ़िएगा आप और आपको चीज़ें और भी बेहतर समझ में आएंगी। तो बच्चों अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है देखो, एल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये याद कर लेना। एल्केन्स की रिएक्शन कैसी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज रिएक्शंस इंक्लूड 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यही 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या पढ़ा है, हेलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन इज कैरीड आउट बाय ट्रीटिंग इट with a suitable halogen in presence of ultraviolet light or by heating reaction mixture to 250 to 400 डिग्री सेल्सियस। या तो हम हाई टेम्परेचर पर एल्केन को गर्म करें हेलोजन के साथ, या फिर उसको अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ ट्रीट करें। दोनों ही सिचुएशंस में हेलोजिनेशन होता हुआ दिखेगा, और हेलोजिनेशन होता हुआ दिखेगा। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट्स को एक एक करके देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजन। हेलोजन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जब हमारी एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से होती है तो ये जो H है ये हट जाता है, इसकी जगह पे क्या रहता है X, इसकी जगह पे क्या रहता है X, तो हमको क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन। क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन। ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं होती है, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है या फिर हाई टेम्परेचर 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में होती है। अब बच्चों देखो इसमें जो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। मतलब चेन इनिशिएट होने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। हम जब गर्म करते हैं तो ये जो X2 है हेलोजन है ये फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है, और फ्री रेडिकल में टूटने के बाद हमारा चेन इनिशिएट हो जाता है, मतलब इनिशिएशन स्टेप हो गया। अब इसके बाद चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपगेशन स्टेप में ये जो हेलोजन फ्री रेडिकल था ये एल्केन के साथ रिएक्शन करता है, एक नया फ्री रेडिकल डेवलप करता है R। ये R जो फ्री रेडिकल बना ये फिर से हेलोजन से रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा,
और एक नया फ्री रेडिकल डेवलप हो जाएगा X। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, कई सारे प्रोडक्ट बनते रहेंगे। एट लास्ट जब लास्ट में चेन टर्मिनेशन की बात आएगी तो ये जो X था ये एक किसी दूसरे X के साथ कंबाइन होकर के X2 बना लेगा और X2 बनाने के बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बनाया उतना बनता है। जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पता नहीं कितने प्रोडक्ट हैं जो आप बना सकते हो, कितने प्रोडक्ट बना सकते हो, कितने स्टेप्स आप जोड़ सकते हो, बट सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली बोला जाता है। शुरुआती स्टेप को चेन इनिशिएशन, फिर प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, पता नहीं कितने टाइप के बनेंगे, उनको बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन। और जब सारे फ्री रेडिकल खत्म होने वाले होते हैं तब उसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन एक्सोथर्मिक टाइप का होता है और चेन इनिशिएशन जो है वो एंडोथर्मिक टाइप का होता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। चेन टर्मिनेशन में देखो X के साथ जुड़ करके X2 बना सकता है, R के साथ जुड़ करके नया एल्केन बना सकता है, X और R के साथ जुड़ करके RX बना सकता है। मतलब फ्री रेडिकल खत्म होने चाहिए और फ्री रेडिकल खत्म होने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सारी पॉसिबिलिटीज़ लगाते हुए कई तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता जा सकता है। यहाँ पर आपकी ये कहलाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिलहाल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये स्टेप्स हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब हम बात करते हैं एक एक तरह से रिएक्शंस की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम फ्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। देखो लिखा है विथ फ्लोरीन एल्केन्स रिएक्ट सो विग्रसली दैट इवन इन द डार्क एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि उसको सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है, उसको रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन कर लेती है, डार्क कंडीशन में भी रिएक्शन कर लेती है। फ्लोरीन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है। रिएक्टेंट इज डाइल्यूटेड विद एन इनर्ट गैस। लिखा है आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। अब देखो क्लोरीनेशन तो फास्ट है बट सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ब्रोमिनेशन कंपैरेटिवली स्लो है, एक ही स्टेप में जाके रुक जाता है। मगर जब हम आयोडीनेशन की बात करते हो, एक तो फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट है, वो डार्क कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे हो जा रही है। मगर जो आयोडीनेशन है, देखो लिखा है आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन सिंस HI फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट and reduces alkyl halide back to the alkane. Hence, iodination can be done only in presence of a strong oxidizing agent like HiO3, HNO3 and HGO. मैंने आपको अभी बताया कि जब हम एल्केन की रिएक्शन I2 से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है मगर साथ में HI बनता है। ये HI रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्किल आयोडाइड को फिर से किस में बदल देता है? एल्केन में। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने के बाद ये रिएक्शन स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है। और अगर हम चाहते हैं कि एल्किल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में बने तो हमें इस HI को कंज्यूम करना पड़ेगा और इस HI को कंज्यूम करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाने पड़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम HiO3 मिलाएंगे तो ये HiO3 HI के साथ रिएक्शन करके I2 और 3H2O बनाएगा। अगर HNO3 के साथ मिलाएंगे तो भी ये I2 और बनाएगा, और अगर HGO मिलाएंगे तो भी ये I2 बनाएगा। मतलब आप ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर में से कोई भी एक यूज़ करोगे तो HI का कंजम्पशन होगा। HI का कंजम्पशन होने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और हमें एल्किल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो ध्यान रखना है, फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, डार्क कंडीशन रूम टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है ये। फ्लोरीनेशन में एक्सप्लोजन होता है, काम की नहीं है। आयोडीनेशन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो हमारे लिए आयोडीनेशन है काम की नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी देर के लिए तो होती है बट इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाने की वजह से जो आपकी जो आयोडीनेशन अगर हम कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम आ जाता है इसमें। और HI को अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो एल्किल आयोडाइड कम मात्रा में बनेगा, इसलिए हमें इसको कराना होता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मान लो हमारे पास एक एल्केन है, ये हमारे पास एक एल्केन है, ठीक है। अगर हम इस एल्केन पर रिएक्शन कराएं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की रिएक्शन कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप बच्चों ये बताओ ये वाले कौन से हाइड्रोजन है? टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी कार्बन है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है। मगर ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन कौन से लगे हुए हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो बच्चों याद रखना चाहिए आपको
कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। मतलब अगर आपके पास चॉइसेस हैं कि प्राइमरी भी हट सकता है, सेकेंडरी भी हट सकता है, टर्सरी भी हट सकता है, तो पहले नंबर पे कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, टर्सरी। देखो H हट रहा है तभी तो हैलोजन ग्रुप आ रहा है। अब अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन में हमारे पास चॉइसेस हैं, तो पहली चॉइस में क्या चीज़ होगी कि H हटेगा, हैलोजन आएगा। कौन सा H हटेगा, टर्सरी वाला। अगर टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी हटेगा, और सेकेंडरी भी नहीं है तो प्राइमरी हटेगा। मगर जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर सॉरी फ्लोरीन की, और फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ये हैलोजन की रिएक्टिविटी है। और अगर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो आपने देखा यहां देखो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्टिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होती है। व्हेन इक्विमिलर अमाउंट ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इज टेकन, अ मिक्सचर ऑफ 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अगर हम क्लोरीन और मीथेन को बराबर मात्रा में लेते हैं तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। हमने आपको बताया क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, चारों पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, जब इक्विमुलर मिक्सचर मिलते हैं। बट व्हेन वी टेक एक्सेस ऑफ मीथेन, जब हम मीथेन का एक्सेस लेते हैं, देन यील्ड ऑफ मेथिल क्लोराइड। हमने आपको बताया अगर हम मीथेन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये पदार्थ हमको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, ठीक है। 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल सॉरी, अगर हम क्लोरीन ज़्यादा लेंगे तो हमको मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CCl4। लिखा नहीं है, इसको आपको आना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर अगली स्लाइड में हम लोग जाते हैं। ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का कुछ क्रम है, देख लो। प्राइमरी हाइड्रोजन अगर एक टाइम रिएक्टिव है तो सेकेंडरी 3.8 टाइम और टर्सरी 5 टाइम्स रिएक्टिव है क्लोरीनेशन में। ब्रोमिनेशन की बात करेंगे तो जो हमारा प्राइमरी के लिए हाइड्रोजन अगर 1 टाइम रिएक्टिव है तो सेकेंडरी 82 टाइम्स रिएक्टिव होगा, और टर्सरी जो है वो 1600 टाइम्स रिएक्टिव होगा जब हम ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। तो ब्रोमिनेशन में तो ये बात कंफर्म है कि केवल टर्सरी हाइड्रोजन हटेगा अगर एक ही हटना होगा, तो सेकेंडरी हटेगा अगर आगे चॉइस बढ़ती है तो, और फिर प्राइमरी बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद है रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। इसका कोई फिलहाल अभी आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन। ये कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, दी हुई है आपकी किताब में। सल्फोनेशन में क्या होता है कि जो लोअर एल्केन होती है, लोअर एल्केन का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, 1 2 3 4 5 कार्बन तक होते हैं। जो लोअर एल्केन्स होती हैं वो H2SO4 से तो रिएक्शन ही नहीं करती हैं। आपको पता भी है कि इनका नाम ही पैराफिन्स है, लेस रिएक्टिविटी है। H2SO4, HCl, HNO3, NaOH से रिएक्शन होती नहीं है। बट जब हम हायर एल्केन्स की बात करते हैं और हाई टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तब हम देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है, और सब्स्टिट्यूशन में हमको एल्किल सल्फोनिक एसिड की हम लोगों को मिलता है। तो लिखा है लोअर एल्केन्स आर नॉट इजीली सल्फोनेटेड बट हेक्सेन एंड हायर मेंबर ऑफ सल्फोनेटेड ऑन हीटिंग विद ओलियम। ओलियम दैट मीन्स H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है एट 400 डिग्री टेम्परेचर, और हमको एल्किल सल्फोनिक एसिड हमको मिलता है। रिएक्शन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो। आइसोमेराइजेशन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। अगर हमारे पास एक एल्केन है जिसमें सीधी चेन है, तो अगर हम उस सीधी चेन वाली एल्केन को एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट और HCl मिक्सचर की प्रेजेंस में गर्म कर दें तो ये सीधी चेन वाली ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसकी आइसोमर्स बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। बच्चों इसमें याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि जो एल्केन्स का आइसोमेराइजेशन होता है उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, तो याद रखना एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हम लोग हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तब ये नॉर्मल आइसो में बदलेगा, जो आइसो होगा वो नियो में बदलेगा, मतलब सीधी चेन वाली जो एल्केन है वो ब्रांच चेन वाली एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसे गर्म करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर पर। इस प्रोसीजर को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। देखो लिखा भी है एल्केन्स अंडरगो आइसोमेराइजेशन
normal alkanes on heating in the presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride गैस आइसोमराइजेस टू ब्रांच्ड चेन एल्केन। जो नॉर्मल चेन होती है वो ब्रांच चेन में बदल जाती है। देखो आप 4 कार्बन से आइसोब्यूटेन बन रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन रहा है, और यहाँ देखो 5 कार्बन वाला था, नॉर्मल पेंटेन था, तो उससे बन रहा है नियोपेंटेन। तो इस तरह से जो सीधी चेन वाली एल्केन्स होती हैं वो ब्रांच्ड चेन वाली एल्केन्स में आइसोमराइज हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अब बच्चों एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम कार्बन 6 होने चाहिए। 6 कार्बन वाला बेंजीन में, 7 कार्बन वाला आपका टोलुइन में, 8 कार्बन वाले में सिचुएशंस होती हैं, और उस हिसाब से आपको ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन मिलता है। तो अगर हमारे पास 6 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन वाली एल्केन है और उसको हम Cr2O3 Al2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट 600 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, तो उसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्राप्ति होने लगेगी। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इसमें याद रखने वाली बात है, कैटलिस्ट का नाम Cr2O3 Al2O3 रहता है, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 600 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और हाई प्रेशर यहाँ पर लेते हैं, तब जाके एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। तो देखो लिखा है एल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर नंबर ऑफ कार्बन, 6 कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए या 6 होने चाहिए, आर ऑक्सीडाइज में डिहाइड्रोजनेशन और कैटलाइज्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर एंड फॉर्म बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखो ये 8 कार्बन है, ये 8 कार्बन की सीधी चेन है, 600 डिग्री टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर Cr2O3 Al2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये एरोमेटाइजेशन होता है, और आपको मिलता है एथिल बेंजीन, आपको मिल सकता है ऑर्थोजाइलिन। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये देखो 4 और 1 5 6 7 8 कार्बन की अगर आपको एल्केन है जिसमें ब्रांच आ गई है, एक ब्रांच आ गई है 2 नंबर पर, तो आपको मेटाजाइलिन मिलेगा। 3 नंबर पर यही ब्रांच आ जाती है तो आपको क्या मिलेगा, पैराजाइलिन मिलेगा। और ब्रांच नहीं आती है, सीधी चेन रहती है, तो आपको क्या मिलती है, एथिल बेंजीन और जाइलिन का मिक्सचर, ऑर्थोजाइलिन का मिक्सचर। तो अगर 8 कार्बन की सीधी चेन है तो एथिल बेंजीन या फिर ऑर्थोजाइलिन का मिक्सचर मिलेगा। अगर एक साइड चेन आती है, 7 कार्बन की चेन, एक साइड चेन 2 नंबर पर, तो आपको मेटाजाइलिन, और 7 कार्बन की चेन 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप आता है तो आपको पैराजाइलिन की प्राप्ति होगी। ये एरोमेटाइजेशन है। हमने 8 कार्बन का लिया है, अगर आप 6 कार्बन का एरोमेटाइजेशन कराते तो केवल बेंजीन मिलता, 7 कार्बन के एरोमेटाइजेशन से केवल क्या मिलता है, टोलुइन। 8 कार्बन में सिचुएशंस अलग अलग हैं, आपको ब्रांच नहीं लेनी है तो एथिल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन मिलेगा। एक ब्रांच लेनी है, सॉरी 2 नंबर पर एक ब्रांच लेनी है तो आपको मेटाजाइलिन मिलेगा, और 3 नंबर पर एक ब्रांच लेनी है तो आपको पैराजाइलिन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब एरोमेटाइजेशन के बाद है पायरोलिसिस, या जिसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। बच्चों ध्यान रखना है, पायरोलिसिस या क्रैकिंग क्या होती है। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्केन्स को गर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं कंबशन, और अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में एल्केन को गर्म करते हैं तो एल्केन जो है वो टूट जाती है, छोटी छोटी एल्केन्स में बदल जाती है, छोटी छोटी हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है। हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। तो बड़ी एल्केन को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करके छोटी एल्केन, छोटी एल्कीन, छोटी एल्काइन या छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। इसमें हम गर्म तो करते हैं मगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो देखो लिखा हुआ है, ये देखो, ये हमारे पास 3 कार्बन की एल्केन है, प्रोपेन। हमने 400 से 500 डिग्री पे गर्म किया इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो देखो ये 3 कार्बन से 2 कार्बन की एल्केन, 3 कार्बन की प्रोपीन, 2 कार्बन की एल्कीन, 1 कार्बन की मीथेन, मतलब छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी बन सकता है, फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन है ये। और इसमें हायर एल्केन्स जो है वो लोअर एल्केन्स में या लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होती है। एब्सेंस ऑफ एयर में हम इसे गर्म करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिसिस या फिर इसको बोलते हैं क्रैकिंग। लिखा है हायर एल्केन्स आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, सो दीज कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एल्केन्स which are better fuels. Mixture of products contains
ऑल लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन्स। बड़े हाइड्रोकार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो अच्छा फ्यूल नहीं होता है। अच्छा फ्यूल मतलब जो कम पोल्यूशन करे, जिसमें वेस्ट कुछ ना बचे, जिसमें हानिकारक गैसें ना निकलें, उसे अच्छा फ्यूल कहते हैं। तो जिसमें बड़ा कार्बन, ज़्यादा कार्बन रहते हैं वो अच्छा फ्यूल नहीं होता, धुआं ज़्यादा देता है। तो हम वो लोग क्या करते हैं, उस बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके बेटर फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। बेटर फ्यूल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पायरोलिसिस या उसको बोलते हैं क्रैकिंग। ध्यान रखना इसमें एब्सेंस ऑफ एयर है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम ये गर्म करते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसे गर्म कर दें तो उसको बोलते हैं कंबशन। कंबशन का प्रोसीजर जो लिखा हुआ है इसको सिंपली यहाँ देखो। जैसे हमने कहा मीथेन का कंबशन करो, कंबशन करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ गर्म करो। ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो एक कार्बन है तो एक CO2, अगर 4 हाइड्रोजन है तो उसके आधे H2O। इस तरह से रिएक्शन लिख ली जाती है। अब O को बैलेंस कर दिया जाता है। O के 2 मोल हैं और 2 मोल 2 तो 4 हो गए, तो 2 मोल्स ऑफ O2। ये मीथेन का कंबशन रिएक्शन लिख दिया। हमने कहा ईथेन का कंबशन लिखो, तो ईथेन का फॉर्मूला लिखो C2H6, रिएक्शन कराओ O2 से। आप बताओ कितने कार्बन हैं 2, तो 2 मोल्स CO2 बनेगा। कितने हाइड्रोजन है 6, तो 3 मोल्स H2O बनेगा। कितना ऑक्सीजन यूज़ हुआ है 4 और 3 7, इसको हम लोग लिखेंगे 7/2। ध्यान रखना है बच्चों, एक ही मोल लेते हैं, इसका कितना मोल लेते हैं 1 मोल। अब 1 मोल को बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन की संख्या फ्रैक्शन में ले सकते हो, होल नंबर में ले सकते हो, जैसे भी आपका बैलेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल हमें प्रोपेन का कंबशन कराना है। प्रोपेन फॉर्मूला क्या होता है C3H8। हमने कहा इसका कंबशन रिएक्शन लिखो। आपने इसकी रिएक्शन O2 से कराई। आपने कहा 3 कार्बन है तो 3 मोल्स ऑफ CO2 बनेगा। 8 हाइड्रोजन है तो 4 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। हमने कहा O कितना यूज़ हुआ, तो बोला 3 3 दूनी 6 तो 4 10, तो यहाँ 5 मोल्स ऑफ O2। हमने कहा चलो ब्यूटेन का कंबशन कराओ, तो C4H10 का कंबशन कराया, दैट मीन्स O2 के साथ रिएक्शन कराई। 4 कार्बन है, दैट मीन्स 4 मोल्स ऑफ CO2 बनेगा, 5 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। O कितने हैं 8 और 5 13, तो यह 13/2। तो इस तरह से हम कंबशन की रिएक्शन लिख सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी का भी कंबशन कर सकते हो। इवन एथिल अल्कोहल, ईथर, इन सब के भी कंबशन रिएक्शन इसी तरह से लिखे जाते हैं। जितना कार्बन है उतना CO2, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा H2O निकाल करके पहले आउटपुट बना लो, और उस आउटपुट में जितना ऑक्सीजन है उसे लेकर के आप लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने में इस चीज़ को मत सोचो कि दशमलव में आ रहा है, 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा नहीं करते हैं हम, 1 मोल को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कंबशन का इक्वेशन लिख जाता है। हाँ, जब आप इक्वेशन लिख लो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, वो बात की चीज़ है। बट पहले इक्वेशन जब लिखते हैं तब 1 ही मोल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं। जितना C उतना CO2, जितना H उसका आधा H2O बना करके हम कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं। इसमें एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी का यूज़ हम एज ए एनर्जी के सोर्स में करते हैं। इसलिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फ्यूल्स की तरह काम करते हैं, उनको हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। यहाँ पर इसको हम डेल्टा H की बात करें या एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें, तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। जैसे एक वो अलग बात है कि पोल्यूशन ज़्यादा होगा, पूरी तरह से कंबशन नहीं हो पाता है, अलग चीज़ है। बट यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, जो कंबशन की जो एंथैल्पी है या कहें जो एनर्जी निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। 1 कार्बन में कम, 2 में ज़्यादा, 3 में ज़्यादा। जैसे जैसे हम कार्बन में ब्रांचिंग करते हैं तो जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो घटती जाती है। जैसे सीधी चेन वाले में आपका कंबशन जो है, कंबशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, फिर 1 ब्रांच, फिर 2 ब्रांच आने पर इसमें कंबशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता जाएगा। तो ये कुछ एक पार्ट्स हैं जिसको आप देख लीजिएगा। जैसे जैसे रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा रहता है उसका कंबशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, और कंबशन एंथैल्पी जैसे जैसे रिंग में स्ट्रेन कम होता जाता है उसमें कंबशन एंथैल्पी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये सब बातें आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और ऑक्टेन नंबर आपको पता है, इफ़िशियंसी पेट्रोल वगैरह की चेक करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का यूज़ करते हैं। खैर, हम लोग जो कंबशन वाला पार्ट है, इस कंबशन वाले पार्ट को एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, और उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम इस पार्ट को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, और हमें लगता है कि हमारा जो मीथेन है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है।
इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन पर हम लोग स्विच कर जाएंगे। तो बच्चों एल्केन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। तो एल्केन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब इस एल्केन के बाद हम लोग बात करेंगे एल्कीन की, और तब एल्कीन को जब कंप्लीट करेंगे तब हम स्विच करेंगे एल्काइन एंड देन उसके बाद बेंजीन पर, तब जाकर के हमारा हाइड्रोकार्बन सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा घर पर रिवाइज करिए, किताब पढ़िए और खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिस्कस करता जा रहा हूँ, कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए। डू माई बेस्ट कि हम आपके डाउट्स दूर करेंगे और आपको आगे के टॉपिक में समस्याएं नहीं आने देंगे। मेरा प्रयास है आप लोग मेहनत करें। ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए। अगले सेक्शन में इसके आगे टॉपिक में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।